हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका सबकी पाठशाला पे स्वागत है। ये हमारा पार्ट 2 है रूसी क्रांति का, यानी रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 अच्छे से देखकर समझ लेना। उसके बाद पार्ट 2 अगर आप देखेंगे तो चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या मिलने वाला है, तो पहले तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है उसका समरी है, ताकि आपको लिंक करने में इजी हो चैप्टर को। और दूसरी चीज़ ये है कि नोट्स तो हैं ही हैं, साथ में लास्ट में हम इसमें एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4 to 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर से ये क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है तो ये पार्ट्स में आएगा। आप सारे पार्ट्स को देखो, समझो, और फिर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा पार्ट 1 में, वो हमने ये पढ़ा कि रूस के अंदर 3 विचारधारा के लोग जो है वो मौजूद थे, ठीक है। एक उदारवादी, दूसरा रेडिकल और तीसरा रूढ़िवादी। तो उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो किस चीज़ में विश्वास रखते थे? तो उदारवादी जो लोग थे वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान चाहते थे, करते थे। शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे ये, और व्यक्तियों के अधिकारों के समर्थक थे। प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका के समर्थक थे। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के समर्थक नहीं थे, यानी ये नहीं चाहते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार मिले, ठीक है। और निजी संपत्ति के भी समर्थक थे, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए लोगों के पास। अब अगर हम बात करें रेडिकल की, तो रेडिकल में बहुमत पर आधारित सरकार के समर्थक थे, यानी सरकार कैसी होनी चाहिए? बहुमत वाली सरकार, जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। लेकिन लोकतंत्र इनका सीधा सीधा लोकतंत्र नहीं था, कि ये चाहते थे कि सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? बहुमत पर आधारित, यानी कि जब वोट हो तो जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करें, सरकार भी उसी की होनी चाहिए। बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकार के खिलाफ थे ये लोग। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, यानी कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और 4th पॉइंट है, निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण का विरोध करते थे, यानी कि जो कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति थी उसका ये विरोध करते थे, लेकिन निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, ठीक है। अब अगर हम रूढ़िवादी लोगों की बात करें, तो उदारवादी और रूढ़िवादियों के विचारों का विरोध करते थे। जो रूढ़िवादी थे वो परिवर्तन नहीं चाहते थे, ठीक है, यानी कि और लास्ट में जब इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि नहीं, परिवर्तन ज़रूरी है, तो इनका ये मानना था कि जो बदलाव की प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो रूढ़िवादी लोग थे वो अतीत के सम्मान के समर्थक थे, यानी कि जो अतीत है हमारा, जो पास्ट है, उसका भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 3 विचारधारा के लोग, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ठीक है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उदारवादी लोग परिवर्तन को स्वीकार करते थे। रेडिकलवादी जो थे वो बहुमत वाली सरकार चाहते थे, महिलाओं के लिए भी वोट देने का अधिकार चाहते थे। और रूढ़िवादी लोग परिवर्तन के विरोधी थे, लेकिन बाद में इन्होंने भी परिवर्तन को एक्सेप्ट करा, स्वीकार करा कि नहीं, परिवर्तन समाज में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन परिवर्तन कैसा होना चाहिए? धीमी गति से। अब अगला जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि जब रूस में औद्योगिकरण शुरू हुआ, यानी उद्योग लगने शुरू हुए, तो क्या क्या समस्याएं जो है वो उत्पन्न हुई? तो बेरोजगारी, ठीक है, साफ सफाई की समस्या भी उत्पन्न हुई, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई रूस में, और आवास की समस्याएं कि जब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग शहरों की तरफ आने लगे तो उनके रहने की व्यवस्था जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। और बहुत कम मजदूरी पर लोगों को काम मिलता था, और काम के जो घंटे थे वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। ये था औद्योगिकरण की समस्याएं। अब अगला टॉपिक है हमारा समाजवाद, जो हमने सेम ये सभी चीज़ें जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब हमने पार्ट 1 में डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ समरी बता रही हूँ ताकि आपको चैप्टर लिंक करने में आसानी हो, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल में इन टॉपिक्स को समझना है तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, और समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादी का विचार जो है वो नीचे बताया हुआ, ठीक है। तो समाजवाद जो है वो निजी संपत्ति के तो सबसे पहले विरोधी थे कि लोगों के पास निजी संपत्ति नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए,
और अलग अलग जो समाजवादी थे उनके विचार थे, जैसे कि रॉबर्ट ओवेन का एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया इन्होंने। और लुई ब्लॉन्क ने इनकी क्या विचारधारा थी कि वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामुदायिक उद्यमों को बढ़ावा दे, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो किस तरह के उद्योग स्थापित करे जिसमें सामूहिक नियंत्रण हो, मतलब जो सबका हो, किसी एक व्यक्ति का ना हो। ठीक है। और कार्ल मार्क्स की क्या विचारधारा थी? इनका विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचयन करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। ठीक है। और मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी और एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। ठीक है। अब जो कार्ल मार्क्स थे विचारक, वो भी समाजवाद के समर्थक थे। उनका क्या कहना था कि जो उद्योग लगाए जाते हैं वो पूंजीपतियों द्वारा लगाए जाते हैं। जो फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं वो ऐसे लोग लगाते हैं जो अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। ठीक है। और उन फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद जो है पूंजीपतियों को उनसे बहुत मुनाफा होता है। ठीक है। लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं वो क्या करते हैं, उस मुनाफे को इकट्ठा करते चले जाते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं। तो जो कार्ल मार्क्स है उनका कहना था कि ये व्यवस्था तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मजदूर खुद अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे और इस तरह की व्यवस्था को उखाड़ कर नहीं फेंक देते। ठीक है। उनका कहना था कि ये जो संघर्ष चल रहा है मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में, इसमें लास्ट में जो जीत है वो मजदूरों की ही होगी। ठीक है। अब हमारा मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यूनिट 2 आज हमें करना है रूसी क्रांति। ठीक है। यानी रूस में जो क्रांति है वो कब स्टार्ट हुई और किन कारणों की वजह से हुई। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 में अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को भी अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है। अब जो रूस में क्रांति 1917 में हुई, अक्टूबर में हुई, जो कि हम इस चैप्टर में मतलब इस यूनिट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हमें मैप देखना होगा। ये है मैप। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ये रूस है। ठीक है। तो रूसी क्रांति हम यहीं इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। उन्नीस 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। यानी कि रूस के राजा का नाम क्या था? देखो, रूस में राजा को जार कहते हैं और उसका नाम क्या है? निकोलस 2। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज की फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यानी कि रूस जो प्रांत था उसमें क्या क्या हिस्सा आता था? फिनलैंड भी, लातविया भी, लिथुआनिया और एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब इलाके जो थे वो रूस के अंदर ही आते थे, रूसी साम्राज्य के भाग थे। ठीक है। तो इतना तो आपको याद रहेगा नहीं, तो आप इसमें से 2-3 जो याद हो जाए वो आप याद रख सकते हो। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक और ऑर्थोडॉक्स चर्च में
ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वालों की बहुमत थी। यानी कि जो रूस में जो लोग थे किस धर्म को मानते थे? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों का बहुमत था। ठीक है, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बौद्ध भी थे। ठीक है, यानी कि और कौन कौन से धर्म के लोग थे? कैथोलिक भी थे वहाँ पे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे और बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी थे। ठीक है, अब अगर हम अर्थव्यवस्था और समाज की बात करें तो यहाँ से तो अभी हमने देखा कि रूसी साम्राज्य कितना बड़ा था। ठीक है, वहाँ पर किस किस धर्म को मानने वाले लोग थे। अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में कि जो रूसी समाज था वो किस तरह का था और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार थी। ठीक है, तो अगर हम 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी के हिस्से की बात करें तो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है था वो खेती बाड़ी से संबंधित कार्यों में लगा हुआ था। ठीक है, लगभग 85% जनता जो थी वो आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा कि रूस में था। ठीक है, यानी कि 85% लोग जो थे वो खेती या खेती से संबंधित कार्य जो थे वो कर रहे थे। अब अगर हम यूरोप के अन्य देशों की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर लोगों की जो आबादी थी वो केवल 40 से 50% थी, मतलब उससे कम थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, लेकिन रूस में हम देख रहे हैं कि 85% आबादी जो है वो खेती पर निर्भर है। इसके अलावा रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे और रूस अनाज का निर्यातक था। ठीक है, यानी कि जो इतने बड़े पैमाने पर खेती हो रही है तो इससे जो उपज प्राप्त हो रही है उसको निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। ठीक है, यानी कि अब 85% जब आप यहीं से समझ सकते हो कि 85% लोग जब खेती से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे फैक्ट्रीज तो इतनी होंगी नहीं। ठीक है, और जो दो औद्योगिक इलाके थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े खाने भी जो थे वो मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। अब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योग में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन इलाकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई और सन 1990 तक कुछ इलाकों में तो कारीगर और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि अब जब उद्योग बढ़ रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि कोयले का उत्पादन और स्टील का उत्पादन दोनों बढ़ रहा है और मजदूरों की संख्या भी जो है वो बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति हुआ करते थे, यानी जितने, मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि पूंजीवाद था रूस में भी। ठीक है, और पूंजीवाद का मतलब कि जितने भी इंडस्ट्रीज थे, उद्योग थे, उस पर किसका अधिकार था? पूंजीपतियों का अधिकार था। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था। काम की पाली बहुत, जो काम के घंटे थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन काम के घंटे निश्चित हो इस बात पर ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाई और वर्कशॉप में काम की पाली प्राय 15-15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर के डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। ठीक है, यानी अब अगर मजदूरों की भी कैटेगरी की हम बात करें तो कुछ मजदूर जो थे अपने गांव को छोड़ करके शहरों में आके बस गए थे, वहीं रहने लगे थे, जबकि कुछ जो मजदूर थे वो आज भी अपने गांव, मतलब जो मूल गांव था उनका, उनसे उनके गहरे संबंध थे।
अब जो मज़दूरों की कैटेगरी डिसाइड होती थी, मतलब जो बटे हुए थे मज़दूर, वो उनकी योग्यता और दक्षता, मतलब उनकी जो एफिशिएंसी थी काम करने की, उसके आधार पर भी वो लोग बटे हुए थे, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी एक व्यक्ति है, अगर मान लो लंबे समय से, मान लो कोई भी, सपोज करो कोई टीचर है जो बहुत सालों से पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको उस काम में एक अच्छी खासी एफिशिएंसी जो है वो आ जाएगी, मतलब वो अपने काम में माहिर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो मज़दूर थे, जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, वो अपने कामों में माहिर हो चुके थे, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से बटा हुआ था, हम अगर एग्जाम्पल देखें तो सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक औद्योगिक इलाका है, कि एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे, ठीक है। यानी कि जो लोग बहुत सालों से काम करते, जिन्हें काम करना बहुत अच्छे से आ गया था, तो वो दूसरे मजदूरों के ऊपर अपने आप को मालिक समझते थे, ठीक है। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत रहती थी। यानी कि जो मज़दूर है, अब मान लो कोई भी नया मज़दूर आ रहा है, तो उसे तो पहले काम सीखना होगा, तभी जा कर के उस काम को वो ठीक से कर सकता है। 1914 में फैक्ट्री मज़दूरों में औरतों की संख्या 31% थी, जबकि थी, लेकिन उन्हें पुरुष मज़दूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था, ठीक है। लगभग 1/3 तनख्वाह जो थी, अगर मान लो पुरुषों को 3,000 दिया जाता था, तो महिलाओं को 1,000, इतना भेदभाव था। मज़दूरों के बीच में मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मज़दूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे, ठीक है। उनके विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उनके मालिक से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर के हड़ताल भी करते थे। 1896 और 1897 के बीच में कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योगों में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात के ज़्यादातर ज़मीनों पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्ति पर सामंतों और राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। अब हम रूसी समाज में देखो क्या देख रहे हैं, एक वर्ग हम खेती पर निर्भर है, मजदूरों की स्थिति भी देख रहे हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कि उनसे ज़्यादा घंटे तक काम करवाया जाता है और उन्हें मजदूरी बहुत कम दी जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें देहाती इलाके की, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की, तो देहात के ज़्यादातर जो ज़मीन थे वो उस पर खेती की जाती थी, लेकिन विशाल संपत्ति पर सामंतों और राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का ही कब्जा था, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादातर ज़मीनें हैं जो खेती के लिए, उस पर अमीर लोगों का अधिकार है, राज परिवार का अधिकार है और चर्च का अधिकार है। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता या हैसियत मिली हुई थी, वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली हुई थी, ठीक है। यानी कि जो सामंतों के पास जो संपत्ति है वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो बहुत फेमस है या लोग उनको पसंद करते हैं, वो इसी वजह से मिली हुई थी क्योंकि जो राजा था वो, मतलब वो लोग, मतलब राजा को वो लोग पसंद थे, ठीक है। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों को बांट दी जाए, ठीक है। यानी कि जो रूसी किसान थे उनका क्या क्या इच्छा थी कि जो ज़मीनें सामंतों के पास है उनसे वो ज़मीनें छीन करके नवाबों से और किसानों को दे दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई बार तो जमींदारों की हत्या भी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीन करके किसानों के बीच में बांट दी जाए, ठीक है। कई जगहों तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पे घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही इस तरह की घटनाएं जो है वो घटने लगी, ठीक है। यानी कि जो नवाबों की जो, मतलब मृत्यु की जो घटना है, उन्हें मारने की घटना जो है वो, हत्या की घटना जो है वो फैलने लगी।
रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी जो रूस के किसान थे वो अलग थे। ठीक है, कि वो लोग अपनी सारी ज़मीनें जो है वो समय समय पर कम्यून जो उनका मीर होता था उसको सौंप देते थे और जो कम्यून होता था वो प्रत्येक परिवार को उसकी ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन जो था वो बांटता था। ठीक है, अब अगला हेडिंग है हमारा रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। ठीक है, 1898 में। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ रहा था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उनसे मजदूरों को संगठित किया जाता था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ठीक है, यानी कि रूस में जो पार्टियां थी जिसे हम पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं वो बनाना गैरकानूनी था। फिर भी रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी वो काम कर रही थी और वो अपना एक अखबार भी निकालती थी और उस अखबार के ज़रिए मज़दूरों को इकट्ठा करने का काम, मज़दूरों को एकत्रित करने का काम जो था वो लोग कर रहे थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। यानी कि वो जो रूसी लोग हैं वो किस भावना में विश्वास रखते हैं, समाजवाद में। यानी जो समाज में जो भी चीज़, देखो समाजवादी लोग वो होते हैं जो कि समाज को साथ में लेके चलना चाहते हैं। यानी जो संपत्तियां हैं, चाहे ज़मीन हो या कोई भी जो संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, उसका लाभ समाज के हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति का मुख्य शक्ति बनेंगे। ठीक है, यानी कि जो लोगों का मानना था कि जिस तरह से वो समाजवाद में विश्वास रखते हैं, तो लोगों का मानना था कि अगर रूस में बदलाव आएगा तो वो किसानों की वजह से आएगा, ना कि श्रमिकों की वजह से आएगा। देखो, अब हमने श्रमिकों की स्थिति पहले पढ़ लिया है। देखो, बदलाव कब आता है? जब हम किसी व्यवस्था से बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब एक नई व्यवस्था आनी चाहिए, जिससे कि हमें इन समस्याओं से छुटकारा मिले। ठीक है, तो बदलाव आता है। तो हमने इससे पहले मजदूरों की स्थिति भी पढ़ी कि मजदूर जो है वो 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, उनको मजदूरी भी कम मिलती है। ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, मजदूर इस व्यवस्था का विरोध करेंगे। जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो किसान हैं वो भी इस व्यवस्था से मतलब परेशान है कि जो ज़मीनें हैं उस पर चर्च का अधिकार है, नवाबों का अधिकार है। जो किसान हैं उनके पास ज़मीनें हैं नहीं, तो ऐसे में वो लोग भी इस व्यवस्था से परेशान थे। तो लोगों का ये मानना था कि रूस में अगर क्रांति आएगी तो किनकी वजह से आएगी? किसानों की वजह से आएगी। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाके में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाले ज़मीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा सामाजिक क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूर थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के
चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। ठीक है, अब जैसे कि एक विश्वास ये दिखाया जा रहा है कि रूस में जो क्रांति है वो किसके द्वारा आएगी, किसानों के द्वारा आएगी। लेकिन लेनिन का क्या मानना है कि जो किसान हैं वो बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं? कुछ अमीर किसान हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मजदूर किसान हैं, तो कुछ पूंजीपति हैं जो कि नौकरों से खेती करवाते हैं। तो ऐसे में सभी किसान जो है वो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। संगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर हम रणनीतिक तौर पे देखें तो रूस में दो ग्रुप बन गया है। एक ये मानता है कि जो रूस है वो कैसा देश है, एक राजतंत्र देश है जहाँ पे राजा का शासन है। तो ऐसे में जो पार्टियां हैं उसमें जो सदस्य हैं वो सीमित होने चाहिए और अनुशासित होने चाहिए, जो कि बदलाव के प्रति मतलब जो भी उन्हें रूस में बदलाव लाना है उसके लिए वो समर्पित भावना से काम करे। जबकि दूसरा खेमा ये मानता है कि जो पार्टियां हैं उसमें सदस्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि बदलाव जो है वो जल्दी आ सके। ठीक है, अब हमने रूस के सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब मेन शुरू होता है हमारा 1905 में जो क्रांति हुई वो क्यों हुई। ठीक है, तो रूस में पहली क्रांति 1905 में हुई। ठीक है, यानी पहला जो लहर था वो था 1905 का। तो अब 1905 में क्या हुआ हम ये देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। रूस एक निरंकुश राजशाही था। ठीक है, यानी रूस पर निरंकुश शासक जार निकोलस II का राज था। ठीक है, नियंत्रण था। तो रूस के राजा का नाम क्या था? निकोलस II। ठीक है, जो कि निरंकुश शासक था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन में नहीं था। ठीक है, यानी जो राजा था वो संसद के नेतृत्व में नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाया। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ में लेकर के किसानों और मजदूरों के बीच में काफ़ी काम किया। रूसी समाज के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का भी समर्थक मिला। ठीक है, यानी कि अब जो हैं लोग क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। उसमें मजदूर भी हैं, किसान भी है और ऐसे लोग भी हैं जो क्या चाहते हैं, समाज में बदलाव चाहते हैं। ठीक है, तो अब रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। ज़रूरी चीज़ों की जो कीमतें थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी थी और जो वास्तविक वेतन था वो 20% तक का कम हो गया था, गिरावट आ गई थी वेतन। अब देखो जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है और मजदूरी घट रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे में लोग परेशान हो जाएंगे। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स यानी रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को नौकरी से निकाल दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, यानी कि जब 4 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया तो लोगों ने हड़ताल का आंदोलन की शुरुआत की, यानी आंदोलन का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा जो मजदूर थे वो काम के घंटे को कम करने और मजदूरी में वृद्धि करने की मांग को लेकर के हड़तालें करने लगे। इसी दौरान अब पादरी सोपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जो है वो विंटर पैलेस, जो कि जार का महल हुआ करता था, वहाँ इकट्ठा हो गए। ठीक है, यानी अब लोग जो थे मजदूर वो कहाँ पहुँच गए, राजा के महल के सामने। ठीक है, जैसे ही वो लोग राजा के महल के सामने पहुँचे तो राजा ने क्या किया, पुलिस को और कोसेक्स के मजदूरों
पर जो है मतलब पुलिस को आदेश दे दिया कि वो मज़दूरों पर हमला करे। ठीक है, अब पुलिस ने क्या किया, मज़दूरों पर हमला करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, 100 से ज़्यादा मज़दूर जो थे वो मारे गए और 300 से ज़्यादा जो मज़दूर थे वो घायल हो गए। तो इसी घटनाओं को खूनी रविवार का नाम दिया गया। ठीक है, तो ब्लडी संडे का क्वेश्चन पेपर में आता है, आपको पता होना चाहिए। देखो, इसे अगर हम सम अप करें तो क्या कह सकते हैं कि रूस में जो स्थिति थी वो कैसी थी कि ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी और जो वेतन था, जो मजदूरी थी, वेजेस, वो घट रहे थे। अब इस चीज़ की डिमांड, ये तो स्थिति एक थी और उसके बाद क्या हुआ कि 4 मज़दूरों को काम में से हटा दिया गया और वो जो 4 मज़दूर थे वो किसके सदस्य थे, रूसी श्रमिक सभा के सदस्य थे। ठीक है, अब जब 4 मज़दूरों को काम से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, तो उसके समर्थन में मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए 1,10,000 से ज़्यादा मज़दूर जो थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने किन चीज़ों की डिमांड करी, तो उनकी 2 डिमांड थी। पहला कि काम के घंटे कम किए जाएँ, यानी 8 घंटे किया जाए काम के घंटे को, जहाँ वो 15-15 घंटे काम करते हैं उसको घटा करके 8 घंटे कर दिया जाए। और दूसरा था कि मजदूरी यानी वेतन में वृद्धि की जाए। ठीक है, अब इसी चीज़ को लेकर के जो लोग थे, मतलब जो मजदूर थे, वो राजा के महल के सामने आ गए। ठीक है, अब जब राजा के महल के सामने पहुंचे तो पुलिस ने क्या कर दिया, मजदूरों पर हमला कर दिया। अब इस हमले में क्या हुआ, 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग जो थे मतलब मजदूर घायल हो गए। और ये जो घटना घटी थी ये संडे का दिन था, इसलिए इसे बोला जाता है खूनी रविवार का दिन। ठीक है, खूनी रविवार की घटना, तो ये पेपर में आता है, आपको पता होना चाहिए इस इंसिडेंट के बारे में। अब 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी थी जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना करी। ठीक है, अब 1905 में देखो ये घटना जो है, इस खूनी रविवार की घटना के बाद सारे देश में जो है हड़तालें होने लगा। ठीक है, और जो बच्चे थे, विद्यार्थी, उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार किया, मतलब उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, डॉक्टर ने, इंजीनियर, ये सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये मांग करी, किस चीज़ की मांग करी कि यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की जाए। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदा संसद या ड्यूमा का गठन किया गया। ठीक है, तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस के संसद को क्या कहा जाता था, तो रूस के संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, क्रांतिकारी, अब देखो जब 1905 की घटना घटी, खूनी रविवार का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो रूस का राजा था उसने क्या किया, निर्वाचित परामर्शदाता संसद, जिसे ड्यूमा का नाम दिया गया, उसको सहमति दे दी, मतलब संसद बनाया उसने। ठीक है, क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादा कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई थी। जार ने पहले ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरे ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। ठीक है, यानी कि अभी भी जो स्थिति है वो सुधार नहीं रही है। जो राजा है वो क्या कर रहा है, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी संसद को वो क्या कर रहा है, बार बार बर्खास्त कर रहा है। ये पहले वाले को 75 दिन में कर दिया, दूसरे वाले को 3 महीने के भीतर कर दिया। ठीक है, वह किसी तरह के जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। ठीक है, यानी कि वो नहीं चाहता था कि उसकी शक्तियों पर किसी तरह की रोक टोक लगा दी जाए। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इसी बीच में जो घटना घटती है वो घटती है प्रथम विश्व युद्ध, यानी पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। अब जो पहला, देखो विश्व युद्ध से क्यों बोला जाता है, सबसे पहले तो 1914 में विश्व युद्ध हुआ था।
जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है वो समझना है हमें प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, अब देखो प्रथम इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1914 में जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, वो सबसे बड़ा था। ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी वो इन्वॉल्व हो गई धीरे धीरे। ठीक है, और ये जो युद्ध था वो 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, अब कौन से दो ग्रुपों यानी कौन से दो गुटों के बीच में ये युद्ध हुआ वो हम समझते हैं। तो इस मैप का हम यूज़ करेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो जैसे आप ये मैप देख सकते हो, ठीक है, ये उस समय का मैप है। तो दो ग्रुप थे, एक था मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र, और एक था केंद्रीय शक्ति। तो मित्र राष्ट्र में जो देश थे वो फ्रांस, ठीक है, एक आपका ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड बोला जाता था, ठीक है, ब्रिटेन, और रूस। ठीक है, ये तीन थे, यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये थे मित्र राष्ट्र। ठीक है, यानी एक ग्रुप में है मित्र राष्ट्र, ठीक है, और दूसरे में है केंद्रीय शक्ति जिसे हम सेंट्रल पावर्स बोलते हैं। तो दूसरे ग्रुप में जो देश थे वो जर्मनी, देख सकते हो आप मैप में, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक है, ये तीन देश थे दूसरे ग्रुप में। ठीक है, जिसे हम सेंट्रल पावर या केंद्रीय शक्ति बोलते हैं। तो इन दो ग्रुपों के बीच में युद्ध हुआ था जिसे हमने प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया, जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की जिसे केंद्रीय शक्ति बोला गया, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य था, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया और इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया। ठीक है, अब उस समय जो था, मतलब क्या होता था, उपनिवेश बनाने की परंपरा चली हुई थी कि जो शक्तिशाली देश होता था ना, वो क्या करता था, कमज़ोर और गरीब देशों को अपना गुलाम बना लेता था। ठीक है, तो उसे क्या नाम देते थे वो लोग, उपनिवेश का नाम देते थे। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने इंडिया का भी याद करें तो हमारा जो इंडिया था वो भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो दो ग्रुप में जो शामिल हो रहा है युद्ध में, जिसे हम केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र बोल रहे हैं, तो जब ये लोग युद्ध में इन्वॉल्व हुए तो जो इनके उपनिवेश थे उन्हें भी युद्ध में शामिल किया गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम अब धीरे धीरे करके क्या हो गया, मतलब जो देशों की संख्या थी वो बढ़ती चली गई, तो इसलिए इसे बोला जाता है पहला विश्व युद्ध। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि जो युद्ध होता है वो जनरली किस वजह से होता है, तो शक्ति के प्रदर्शन के लिए। ठीक है, यानी कि कौन सा देश कितना पावरफुल है ये दिखाने के लिए युद्ध होता है। ठीक है, मतलब करते हैं युद्ध। तो ऑब्वियसली बात है, दो ग्रुप जो बट गया है युद्ध में, मतलब केंद्रीय शक्तियां और एक है मित्र राष्ट्र, तो दोनों ही जो ग्रुप है उनमें किस चीज़ को लेकर के है भाई, कि मैं ज़्यादा पावरफुल ग्रुप हूँ तो मैं ज़्यादा पावरफुल ग्रुप हूँ। ठीक है, इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला और जनता ने जार का समर्थन भी दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया जो ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियां थी उससे सलाह लेना छोड़ दिया जार ने। ठीक है, यानी कि शुरू में तो ये युद्ध बहुत फेमस हुआ, लोगों ने जार का समर्थन भी किया, लेकिन जैसे युद्ध खिंचता चला गया, जो जार था, जो वहाँ का राजा था, उसने क्या किया, ड्यूमा से यानी संसद से सलाह लेना भी छोड़ दिया। ठीक है, उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं जो थी वो दिनों दिन बढ़ती चली गई और जर्मनी विरोधी भावना के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्राद रख दिया। ठीक है, पेट्रोग्राद, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मनी नाम था। ठीक है, इसलिए उसका नाम बदल करके पेट्रोग्राद रख दिया, पेट्रोग्राद। ठीक है, अब अगर हम बात करें जारीना, जो जार की पत्नी महारानी थी, मतलब जार की पत्नी थी, वो भी जर्मनी मूल की थी। ठीक है, उसके घटिया सलाहकारों और ख़ास तौर पर रासपुतिनी
रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। ठीक है, यानी कि अब लोगों के अंदर क्या हो रहा है, जर्मनी के प्रति जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कि जो क्योंकि रूस एक ग्रुप में है, मित्र राष्ट्र की ग्रुप में है, और जो जर्मन है वो सेकंड ग्रुप में, सेंट्रल पावर वाले में, यानी केंद्रीय शक्ति में। अब युद्ध क्योंकि लंबा खिंचता जा रहा है, देखो कोई भी युद्ध अगर लंबा खिंचता है, युद्ध जो है जनरली क्या करता है, जो दैनिक जो दिनचर्या होती है उसको अस्त व्यस्त कर देता है। ठीक है, अब जो सारा पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, लड़ाइयों में खर्च हो रहा है, युद्ध पे खर्च हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए लोग जो थे वो परेशान हो चुके थे इस युद्ध से। ठीक है, इसके अलावा जो रूसी सेना थी, जब वो हार जाती थी तो सेना का जो मनोबल था वो भी क्या हो रहा था, टूटता जा रहा था। ठीक है, अब 1917 तक आते आते 70 लाख जो लोग थे वो मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं के रास्ते में पड़ने वाले फसल, इमारतों को भी नष्ट करना पड़ता था, ताकि जो दुश्मन की सेना है वो ज़्यादा समय तक वहाँ टिक ना सके। फसलें और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो शरणार्थी हो गए, यानी कि अब फसल खराब हो रही है। ठीक है, इमारतें टूट रहे हैं, घर लोगों का तबाह हो रहा है। अब ऐसे में लोग जो थे उनके पास ना रहने की जगह बची, ना खाने के लिए कुछ बचा। इन हालात ने सरकार को और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया, और सिपाही भी जो थे वो युद्ध से अब तंग आ चुके थे, यानी वो अब लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। युद्ध के कारण युद्ध के कारण उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। रूस के अपने उद्योग वैसे ही बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आता था उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे थे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी थी, अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया जाता था, और देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी, और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी, क्योंकि अब जब मजदूर बचेंगे नहीं काम करने के लिए तो कोई भी वर्कशॉप या कोई भी फैक्ट्री कैसे चल सकती है। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत होने लगी, और 1916 की सर्दी में तो रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगी। ठीक है, अनाज के लिए लोग लड़ते थे क्योंकि अनाज था नहीं। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ से सेकेंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड यूनिट है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, तो ये हम थर्ड पार्ट में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।